देखो भाई, अब तक अपन जो कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 क्लोज मार चुके हैं। इसके अंदर आप एक बात देखिएगा, अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर का नाम है कॉची समाकलन सूत्र एवं अनुप्रयोग। ये जो चैप्टर है आपका वो आपकी 2 यूनिट लगता है। कितने यूनिट लगता है? 2 यूनिट। यूनिट नंबर सेकंड प्लस थर्ड, मतलब 1.5 यूनिट। थर्ड तो कंप्लीट और सेकंड का आधा। तो अगर कोई 8 चैप्टर कंप्लीट करता है तो आप समझिएगा लगभग उसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, स्टार्टिंग होती है कॉची समाकलन सूत्र से। पहली ही थ्योरम है और पहली ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो लिखिएगा आप लोग, इसे उतारा फिर प्रमेय लिखें। कॉची समाकलन प्रमेय, कॉची समाकलन प्रमेय, कॉची समाकलन प्रमेय, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। कथन लिखो इसका बेटा ना, कथन। यदि C कोई समवृत्त कंटूर है, समवृत्त कंटूर है तथा कैपिटल G कॉमा C से घिरा हुआ क्षेत्र है, घिरा हुआ क्षेत्र है। C कोई समवृत्त कंटूर है तथा G C से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है तथा FZ G के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है, तब ZGO belongs to G के लिए सिद्ध करोगे। क्या सिद्ध करना है बेटा? ये सिद्ध करना है f of Z0 का जो मान होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C FZ dZ अपॉन में Z माइनस ZG। ये अपन को प्रूव करना है। स्टेटमेंट पूरा उतारे तब समझते हैं इसको। देखो एक बार, ये फॉर्मूला अपना एक तो इंपोर्टेंट थ्योरम डालना होगा ना, प्रमेय भी है, इसे सूत्र भी बोलते हैं, कॉची समाकलन सूत्र। इसका सत्यापन है इसमें। बढ़िया, देखो प्रूफ के अंदर देखना आपको, प्रूफ क्या दे रखा है? कोई कंटूर है, बता रखा है कि कंटूर इस तरीके से कोई बंद क्या होता है? बाकी कंटूर होता है। अच्छा, ये C कंटूर है, C कंटूर है। इसके द्वारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्र कौन सा है? कैपिटल। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। फंक्शन क्या है? एनालिटिक है।
इसका कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने Z0, इसका कोई पॉइंट क्या ले लिया और प्रूव करना है कि Z0 पर जो मान होगा वो ये होगा, Z0 पर जो मान होगा वो ये होगा। अब किस तरीके से प्रूव करें? अच्छा, स्टार्टिंग आपको याद रखनी पड़ेगी थ्योरम की, फिर धीरे धीरे पूरी थ्योरम समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इसमें एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। हम एक फलन GZ निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। FZ तो दे रखा था, FZ तो क्या दे रखा था, टोटल एनालिटिक दे रखा था, लेकिन एक फंक्शन डिफाइन किया खुद ने GZ, और वो कैसे डिफाइन किया बेटा देखो, FZ अपॉन में Z माइनस Z0, इससे नंबर दे दिया 1 नंबर। दोबारा सुन लो, FZ तो टोटल में एनालिटिक है, कुछ भी पॉइंट रखो हमेशा क्या है, विश्लेषक है, और विश्लेषक का मतलब बता रखा है अवकलनीय है। अवकलनीय भाई, विश्लेषक का मतलब क्या होता है, अवकलनीय, डिफरेंशिएशन किया जा सके। अच्छा, GZ FZ तो सर हमेशा एनालिटिक है, लेकिन GZ एनालिटिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि GZ को प्रॉब्लम हो रही है सर। किस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो रही है? Z0 पर। आप Z की जगह Z0 ले लो, Z0 में Z0 क्या 0, 0 का भाग दिया इनफिनिटी, विश्लेषक नहीं है, विश्लेषक नहीं है। तो सर FZ तो विश्लेषक है, एनालिटिक है, बट GZ नहीं है। अब GZ क्यों नहीं है? क्योंकि GZ को सर प्रॉब्लम हो रही है। किस पर प्रॉब्लम हो रही है? Z0। अच्छा, एक कहानी तो ये क्लियर होगी कि सर GZ को प्रॉब्लम हो रही है Z0। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि GZ एनालिटिक है, सर हर बिंदु पर एनालिटिक है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, Z0 को छोड़ करके, Z0 पे प्रॉब्लम। अच्छा, हर बिंदु पर है तो है ये, क्यों है? क्योंकि भाई FZ एनालिटिक है, नीचे वाले को प्रॉब्लम कहां है? ओनली Z0 पर। Z0 अगर हटा दो तो कुछ भी पुट कर दो आप। अब जैसे मैं पूछूं 1 अपॉन में Z माइनस 4, ये वाला फंक्शन कहां पर अनडिफाइन है? Z का मान जब 4 रखोगे तभी, बाकी तो कुछ भी रख लो हमेशा वैल्यू आएगी। 5 रख लिया तो 5 में 4 गया 1, तो वैल्यू आ रही है कुछ। प्रॉब्लम कहां हो रही है? ओनली 4 पर। Z का मान जब 4 रखते हैं तो ये फंक्शन भी एनालिटिक है, लेकिन किस पॉइंट को छोड़ करके? Z0 पॉइंट को छोड़ करके। अच्छा, तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक बात देखिएगा, यहां GZ एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। किसमें विश्लेषिक फलन है? G में, परंतु Z0 को छोड़कर। ठीक है कि नहीं है? Z0 को आप हटा दीजिए, ये फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। अब देखो, Z0 को हटाने के लिए Z0 को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। क्या खींचा? एक वृत्त खींचा C1, जिसका केंद्र Z0 और रेडियस क्या ले ली? R ले ली। तो मैंने लिखा C1 सर एक वृत्त माना जिसका केंद्र कौन है? Z0 है, और रेडियस कौन है? R। यही मतलब होता है वृत्त का, रेडियस R और सेंटर कितना है इसका? Z0 है, ये माना सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे हॉल मानूं, क्या मानूं? हॉल मानूं, GZ को प्रॉब्लम कहां है? ओनली Z0 को। अगर मैं पूरे हॉल को हटा, मतलब इसे हटा दूं यहां से, तो मैं बोल सकता हूं जो बाकी का क्षेत्र है इसमें GZ भी एनालिटिक है, क्योंकि GZ को प्रॉब्लम कहां हो रही थी? ओनली Z0 पर। अब हटा दिया उसे, वृत्त के अंदर बंद कर दिया, मतलब वृत्त को हटा दो, हटा दिया। अब आपने एक थ्योरम और पढ़ी थी कुछ समय पहले के लिए, क्या थ्योरम थी? कि सर जैसे ये कोई आपके पास C वक्र है, ठीक है कि नहीं है? इसके अंदर कोई C1 है, कोई C2 है, कोई C3 है, कोई Cn है। पढ़े थे कि नहीं? फिर पार काट रेखाएं बनाई थी, याद आ रहा है? तो इसके लिए जो सर C का मान होता था, C FZ dz का मान क्या होता था? इंटीग्रेशन C1 FZ dz, इंटीग्रेशन C2 FZ dz, इंटीग्रेशन Cn FZ dz, लगातार चलते रहते थे। मतलब अगर n हॉल है तो n बार जोड़ दो, और मान लो अगर 3 होते तो 3 बार जोड़ दो, 2 होते तो 2 बार जोड़ दो, और केवल एक ही हॉल हो तो सिर्फ एक ही आएगा, बाकी सारे हट जाएंगे। नहीं आई समझ में? तो यहां भी सेम कांसेप्ट हो जाएगा, कितना हॉल है? सिर्फ एक ही हॉल है। तो मैं लिखूंगा बहुसंबंधित क्षेत्रों के लिए
बहुसंबंधित क्षेत्रों के लिए कॉसी-बूर्सा प्रमेय से, कॉसी-बूर्सा प्रमेय से, केवल एक ही होल है सर, सी के अंदर केवल एक ही होल नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी जीजेड डीजेड, इंटीग्रेशन फिर C1 जीजेड एंड डीजेड, जीजेड का मान रख दीजिएगा, इंटीग्रेशन सी जीजेड का मान एफ जेड डीजेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, इंटीग्रेशन C1 जीजेड का मान एफ जेड डीजेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, और इसको कॉपी कीजिए पहले ना, फिर समझाते हैं। ऊपर से बिठा दो क्या? अच्छा इसे बिठा दे, बता लिया ना। अच्छा एक बार देखिएगा कैसे लिखा हूं इसे आगे। इसके आगे स्टेप में इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, इंटीग्रेशन C1 काम क्या देखो ऊपर एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो कर दिया और प्लस में एफ जेड जीरो कर दिया, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, एक तरफ कट जाएंगे आपस में, और नीचे क्या आ गया ये जेड माइनस जेड जीरो एंड मल्टीप्लाइड बाय डी जेड, कोई दिक्कत नहीं है ना? एफ जेड जीरो कट जाएंगे, सिमिलर वही रहेगा। अगले स्टेप सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, C1 अलग अलग कर दो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, तो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, फिर अलग कर दीजिए C1 एफ जेड जीरो
डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो। अच्छा, इसमें कौन रुकेगा इंटीग्रेशन में? जिसमें जेड होगा, क्योंकि डी जेड के रेस्पेक्ट में ना, तो इसमें तो जेड है नहीं है, तो ये तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड जीरो इंटीग्रेशन सी वन एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो, फिर ये डी जेड कुछ बाहर निकला एफ जेड जीरो इंटीग्रेशन सी वन डी जेड अपॉन में जेड माइनस टेकिंग एज नंबर। अच्छा, अब आप एक बात सुनिएगा, आपको पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें इतना तो बता दिया था कि सर C1 जो है यहाँ पर एक सर्कल है, इसका सेंटर Z0 है और रेडियस कितनी है R है। और गुरुजी जब ये सर्कल खुलता है Z माइनस Z0 होता है तो R के साथ कोई संख्या गुणा होती है e की पावर आयोटा, क्योंकि वृत्त पूरा घूम जाएगा तो थीटा का मान कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के 2 पाई तक। डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं इसका, तो इसका dz z0 का 0 r e की पावर आयोटा थीटा का e की पावर आयोटा थीटा, फिर आयोटा थीटा का आयोटा और थीटा का d थीटा। यूजिंग इन टू करो, कॉपी करो। जब भी कोई वृत्त खुलेगा, सर्कल खुलेगा, e की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई होगा और थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 पाई तक। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, ऊपर बैठा रहा हूं मैं, ये 2 स्टेप बैठाता हूं ऊपर के। अच्छा देखो, जब उसके अंदर यूज करोगे तो क्या कंडीशन आ रही है, यूजिंग इनटू टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड जीरो, ये स्टेप तो एजिटीज, ये वाला भी एजिटीज कॉपी कर दो। इंटीग्रेशन C1 एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो, बाहर कौन बैठेगा डी जेड एफ जेड जीरो एजिटीज। अब देखना जरा, जेड माइनस जेड जीरो की जगह क्या लिख लूं मैं, आर ई की पावर आयोटा, तो आर ई की पावर आयोटा थीटा, डी जेड की जगह आर ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा इनटू डी थीटा, और डी थीटा का तो लिमिट किसकी आएगी, थीटा की, 0 से लेकर के 2 पाई तक, तो e की पावर आयोटा थीटा से e की पावर आयोटा थीटा, r से आयोटा बाहर आ गया
और 0 से 2 पाई और डी थीटा, कितना आंसर आ रहा है 2 पाई। तो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन से एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड जीरो